हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 12 अक्टूबर और हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस के किसी भी स्टेप एसएससी एग्जामिनेशन में किसी भी मेंस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, प्लीज उस क्लास को जरूर देखें। आपको इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर एडवांटेज मिलेगा, राइट। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, हमारे कंटेंट को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ अपने जो सुझाव हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फ्यू फैक्ट्स जो कल न्यूज में रहे हैं। पहली बात करते हैं नोबेल प्राइज की। तो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2024 के लिए। ये जापान का एक ग्रुप है, एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवल ग्रुप। ठीक है, तो 2024 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है जापान के एक एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवल ग्रुप है। इसका उद्देश्य क्या था कि जब 1945 के अंदर जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बॉम्ब गिराए गए थे, उन बॉम्ब के सर्वाइवर को क्या करना, उनको वहां से इवेक्यूएट करना। इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है मित्रों, इसका नाम है निहोन हिदायंको। क्या किया इस ग्रुप ने 1945 के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जब एटॉमिक बॉम्बिंग की गई थी, उसके बाद जो वहां के सर्वाइवर थे, जो लोग बचे हुए थे, उनको इवेक्यूएट किया और जो पीड़ित थे उनको भी बचाने का प्रयास किया इस ग्रुप ने। क्लियर। तो देखिए लगभग 80 साल पहले किया गया कार्य आज उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अच्छा काम करते हैं समाज में, उनको आगे चलकर भविष्य में भी ऐसे अवार्ड से सम्मानित करने का एक हमें बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि मतलब अगर विश्व के अंदर एक तरफ कुछ देश हमारी आबादी खत्म करने पे लगे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो उनको बचाने के लगे हुए हैं। अच्छा, ये तो रही 2024 की बात। एक आप बताइए अपने एंड पर इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कि 2023 का नोबेल पीस प्राइज 2030 का नोबेल पीस प्राइज किस कंट्री के व्यक्ति को मिला था। और ये तो आंसर ही मिल गया आपको। तो इसका राइट आंसर जो है वो ईरान है। आप उस पर्सन का नाम बताइएगा, पर्सन और ग्रुप का नाम, तो कि 2023 का नोबेल पीस प्राइज या नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया हो। अगला सवाल आपके लिए है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इसकी शुरुआत की गई थी 1968 के अंदर। देखिएगा ध्यान रखना ये बात कि बाकी जो अवार्ड्स हैं उनकी शुरुआत तो पहले हो जाती है इन ईयर 1901, लेकिन नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमी ये शुरू होता है 1968 के अंदर। क्लियर। और तीसरी आपके लिए काम की बात है कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे फिलेंथ्रोपिस्ट और पद्म पद्म भूषण 2000 सम्मानित पद्म विभूषण जिन्हें 2008 में मिला हो, रतन टाटा जी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो व्यक्ति अब जो नए बने हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन वो हैं नोएल टाटा। कौन है ये? बने हैं नए चेयरमैन, न्यू चेयरमैन ऑफ दी टाटा ग्रुप। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कल पूछा गया था कि हम सफर पॉलिसी, आपसे 10 अक्टूबर को सवाल पूछा गया था, सॉरी 11 अक्टूबर को, कि हम सफर पॉलिसी किस मंत्रालय ने लॉन्च की। तो देखिए इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह जी। उनके द्वारा हाल ही में हम सफर पॉलिसी लॉन्च की गई है। अब देखिए हम सफर पॉलिसी का मतलब क्या है। इट एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क for ensure that commuters have access to standardized well maintained as well as the hygienic facilities। मतलब क्या है, जब भी आप नेशनल हाईवे से एक्सप्रेस वे से गुजरेंगे तो आसपास रोड साइड में आपको अलग अलग एमिनिटीज फैसिलिटीज मिलेगी। तो जो कम्यूटर यानी यात्री हैं उनको क्या होगा, अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास इस हम सफर पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इटरीज यानी जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं, फूड कोर्ट्स हो सकते हैं, फ्यूल स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर्स, ये भी अगर इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइडर जो है वो चाहें तो सरकार से लाइसेंस इसका अप्रूवल ले सकते हैं। एक एप्लीकेशन का नाम है राजमार्ग यात्रा ऐप। अब ये क्या करेगा एप्लीकेशन,
मान लीजिए अगर आप किसी हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके नियर बाय प्लेसेस के अंदर कौन कौन से इटरीज हैं यानी रेस्टोरेंट्स हैं, फ्यूल स्टेशन कहाँ पर हैं, और अलग अलग जो एम्यूनिटीज रिक्वायर्ड होती हैं नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करते टाइम, उनको क्या होगा, उनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। वी कैन फाइंड डिटेल्स ऑफ दी रिलेवेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, यही बात की गई है कि अगर आप होटल ढूंढ रहे हैं या कुछ फैसिलिटीज की ढूंढ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, राजमार्ग यात्रा ऐप से। अच्छा, इसमें एक रेटिंग का प्रावधान किया गया है। इसमें रेटिंग क्या होगी, इसमें एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी यूजर है, कम्यूटर है, वो चाहे तो उस फैसिलिटी को यूज करने के बाद, सर्विस को यूज करने के बाद he can give a rating of more than 3 or higher. If a service provider retains the rating of 3 or higher, then he will be incentivized by the government of India. मतलब क्या है कि हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज है, इनके अलोंग साइड, इनके दोनों तरफ क्या होगा, वर्ल्ड क्लास का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने का सरकार का गोल है। और इससे एडवांटेज क्या होगा, हमारा जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। राइट, इतनी बात काम की हमसफर पॉलिसी की और राजमार्ग यात्रा ऐप की। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आपसे पूछा गया था कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 10, यानी 10 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। कब मनाते हैं, वी सेलिब्रेट ईच ईयर ऑन 10th of October वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये कब से शुरुआत हुई है, उसकी बात करते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, यानी एक संस्था है जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक स्तर पे काम करती है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। इसने 1992 में इसकी शुरुआत की थी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, यानी आप सभी जानते हैं कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी फिजिकल फिटनेस है, इसके प्रति सब लोग जागरूक है, बट मेंटल हेल्थ को लेकर के लोग अवेयर नहीं है। अगर आप कुछ थोड़ा टाइम पहले की न्यूज अगर रिवाइंड करें तो कोटा राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, कई बच्चों ने जो 11th और 12th में नीट और IIT की तैयारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर उन लोगों ने सुसाइड किया था। तो अगर देखा जाए कि जो 11th और 12th के बच्चे अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि हमारे लिए कंसर्निंग न्यूज है। इसी को देखते हुए 1992 के अंदर वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस इंक्रीज करना। मान लीजिए कोई पर्सन जो है अगर किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी ट्रॉमा से गुजरा है, या उसको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसको पागलपन का दर्जा ना दे करके उसकी काउंसलिंग करना, तो अवेयरनेस फैलाना, की अवेयरनेस यानी जागरूकता लेकर आना कि इस प्रकार की डिजीज किसी को व्यक्ति को हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्पेल मिसकंसेप्शन, यानी जो भी भ्रमित मिथ्याएं हैं, भ्रमित जानकारी, उसको भी दूर करना। एंड टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर मेंटल वेलबींग, यानी जो भी मानसिक कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए हमें अलग अलग क्या करना, जागरूकता लेकर आना, उनको दूर करना। अब इस वर्ष की थीम क्या, देखिए इस वर्ष की थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। देखिए न्यूज को ये थीम क्यों रखी गई है, इसका मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं जो अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं, कहीं ना कहीं ओवर वर्क से, वर्क प्रेशर से क्या हो सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। इसी को हाईलाइट करते हुए इस साल की थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क, व्हिच हाइलाइट्स द क्रिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटल हेल्थ एंड द वर्क प्लेस। राइट। अच्छा, भारत सरकार ने क्या है, हमारे यहाँ भारत में 3 इंस्टीट्यूट हैं। पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो है, इसका पूरा नाम है, इसका शॉर्ट नाम है निमहंस। ये कहां पर है, बेंगलुरु में। 2016 के अंदर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सर्वे हुआ था, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे। उसका डेटा क्या कहता है, उसका डेटा कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 10.6% ऑफ द एडल्ट्स ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 18 आर सफरिंग फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी 18 वर्ष से अधिक के युवा, भारत के जितने भी युवा हैं उसमें से 10% युवा ऐसे हैं जिनको की मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये शोकेस करता है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम किसी भी पर्सन के मेंटल डिसऑर्डर को इनिशियल स्टेज पर रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है। अगर हम बात करें मेंटल मॉर्बिडिटी की, मानसिक रुग्णता की बात करें डिजीज की, तो ज्यादा कहां मिलती है, ये देखने को मिलती है, इट इज फाउंड हायर इन दी अर्बन मेट्रो रीजन्स। ऑलमोस्ट 13.5% लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, यानी इससे प्रभावित है। सेकंड रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तीसरा आता है अर्बन नॉन मेट्रो एरिया, जहां पे 4.3% है। ये फिगर भले काम का ना हो, बट आपको पता होना चाहिए कि अर्बन मेट्रो सिटीज के अंदर जो वहाँ का वर्क कल्चर है, जो कि अगर आप देखें, कुछ लोग क्या होता है, ट्रैफिक से परेशान होते हैं, कुछ लोग ओवर क्राउडिंग से परेशान होते हैं। अलग अलग रीजन हो सकते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के, चाहे वो वर्क हो सकता है अपना, उनका जो हाइजीनिक, जो अगर एनवायरमेंट वो हाइजीनिक नहीं है तो उससे उनको स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है। एक हमारा प्रोग्राम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट प्रोवाइड्स इंप्रूव्ड एक्सेस टू दी क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। और अभी तक भारत के अंदर क्या है, लगभग 53 टेली मानस कॉल सेंटर्स, अभी सेल्स जो कॉल सेंटर नहीं, टेली मानस सेल है, ये भारत के अंदर ऑपरेट हो रही है
36 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के अंदर, मतलब सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है 53 टेली मानस सेल्स अभी काम कर रही हैं। देखिए भारत के अंदर 3 सेंट्रल मेंटल इंस्टीट्यूट है, यानी 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। पहला हमने पढ़ा निमहंस जो कि बेंगलुरु के अंदर है। सेकंड है असम के तेजपुर में जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। थर्ड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, ये कहां पर है, रांची झारखंड के अंदर। तो 3 इंस्टीट्यूट है, पहला कर्नाटक के बेंगलुरु में, दूसरा असम के तेजपुर में, तीसरा झारखंड के रांची में, राइट। तो कहीं ना कहीं शोकेस करता है कि भारत में भी इस प्रकार की डिजीज जो है वो स्प्रेड हो रही है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग तो लगभग 10.6% जो कितना है युवा है अबव द एज ऑफ 18 years was suffering from particular kind of mental disability here above the age of 18 years, right। अगर हम बात करें विश्व के स्तर पे कि पहली बार मेंटल हेल्थ के लिए हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया, तो पहला मेंटल हॉस्पिटल बना है इराक की राजधानी बगदाद के अंदर 792 CE के अंदर, क्लियर। अच्छा अब जो है ना मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे पास क्या एंशिएंट कोई टेक्स्ट है क्या, बिल्कुल है। हमारे जो वेद हैं उनके अंदर क्या क्या, क्या बताया गया है, मेडिसिन को भेषज कहा जाता है, यम और नियम जिसे बिहेवियरल कंट्रोल कहते हैं, आसन और प्राणायाम की बात की गई जो कि कहीं ना कहीं हमारे साइकोसिस, एपिलेप्सी आप जानते होंगे मिर्गी को बोलते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स यानी नींद न आना, इंसोम्निया और एग्रेशन यानी उत्तेजना है, उग्र उत्तेजना है, उसको रोकने के लिए अलग अलग इन सभी बीमारियों को रोकने के लिए अलग अलग हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया फ्रॉम दी इन दी वेदास। वेद के अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग भाग के अंदर इनके बारे में ट्रीटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हरिकेन मिल्टन, कि हरिकेन मिल्टन किस रीजन के अंदर आया है। देखिए एक कैटेगरी 5 का स्टॉर्म है, यानी स्टॉर्म की अलग अलग कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 2 3 4 5, तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है कैटेगरी 5। और बात भी चल रही थी लास्ट ईयर कहीं ना कहीं अब कैटेगरी 5 को बढ़ाकर 5 कैटेगरी से बढ़ाकर 6 कैटेगरी कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये रिसेंटली कहाँ देखा गया, ये देखा गया यूएस के फ्लोरिडा स्टेट के अंदर। कहां पर, यूएस के फ्लोरिडा के अंदर। ये देखिए जो हमारे अलग अलग तूफान है, स्टॉर्म है, साइक्लोन है, उनका अलग अलग नाम है। अगर हम बात करें इंडियन ओशन रीजन की, हम कहते हैं साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है। भारत इंडियन ओशन रीजन में क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर विली विली बोलते हैं, ठीक है। टाइफून्स कहते हैं हम पैसिफिक ओशन के अंदर, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर। हरिकेन्स कहते हैं हम ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर बोलते हैं हरिकेन। ये कुछ रीजनल नेम्स है जो कि दिए गए हैं साइक्लोन्स को। अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरीज की तो देखिए कुल 5 कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 है, इसमें क्या होता है लगभग 119 से 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टॉर्म आता है और कुछ मात्रा में डैमेज होता है। कैटेगरी 1 मतलब सबसे स्मॉल कैटेगरी का है। दूसरा है 154 से 177 किलोमीटर का, इसमें क्या एक्सटेंसिव डैमेज, बड़ी मात्रा में डैमेज होता है, यानी जो जान और माल की हानि होती है, चाहे वो एनवायरमेंट का लॉस हो या हमारा कोई कंस्ट्रक्शन का लॉस हो। थर्ड आता है कैटेगरी 3 का, जिसमें होता है डेवास्टेटिंग डैमेज। इसमें क्या होता है मतलब कि अप्रत्याशित और इस प्रकार का विभत्स हमारे पास डेवास्टेशन होता है, किसी ओवरकम करना भी मुश्किल होता है। ये किसने दिया है, दिया है सैफिर सिम्पसन हरिकेन। सैफिर और सिम्पसन ने दिया हरिकेन का एक डिफरेंट कैटेगराइजेशन दिया है। तो जो कैटेगरी 5 स्टॉर्म है ये आता है लगभग 250 किलोमीटर की और इससे अधिक स्पीड पर। कहीं ना कहीं आप सोचिए आपकी 250 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चलेगी तो क्या बचेगा, उसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है, राइट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the constitution of India। भारत की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए सवाल पिछले एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल है काफी महत्वपूर्ण भी है। तो पहला ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी और लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की, आर्थिक स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है। जो भारत का प्रेम्बल है ये कहां से लिया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था, उसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया और ये आगे चलकर कहलाता हमारा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कौन कौन से पार्ट है प्रीएम्बल के अंदर, प्रीएम्बल पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पहला तो दिखाता है कि सोर्स ऑफ पावर यानी सत्ता का स्रोत क्या होगा, तो इट विल बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी पहली लाइन क्या आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग है ना, यही कौन है, ये हमारे सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। नेक्स्ट है इंडिया का नेचर क्या होगा, तो इंडिया ये प्रीएम्बल डिफाइन करता है इंडिया विल बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, ये शोकेस किया गया है।
तीसरा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव दिखाए गए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रियम्बल कहता है कि हम यानी भारत का संविधान क्या करेगा, इट विल सिक्योर जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी न्याय, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को इंश्योर करना, साथ ही साथ जो बंधुत्वता है यानी फ्रेटर्निटी है यानी दो समुदायों के मध्य बंधुत्व होता है, उसको प्रमोट करना, जिससे क्या हो, देश की एकता और अखंडता को हम सुनिश्चित कर पाए। यही काम, ये ऑब्जेक्टिव इसका है, प्रियम्बल के अंदर लिखा है। तो प्रियम्बल के 4 भाग हैं। पहला सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सेकंड है कंट्री का नेचर कैसा होगा, तो सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, इस प्रकार के अलग हमारे पास ऑब्जेक्टिव देखने, नेचर देखने को मिलता है। फोर्थ कंपोनेंट इसका डेट ऑफ अडॉप्शन। ये क्या है? डेट ऑफ अडॉप्शन यानी जिस दिन हमने इस प्रियम्बल को आत्मसात, संविधान को आत्मसात किया हो, ये है 26 नवंबर 1949। ये 4 कंपोनेंट किसके हैं? प्रियम्बल के। क्या आपको कहीं पर भी इसमें इकोनॉमिक लिबर्टी दिखा है? नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक लिबर्टी। अब कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, संविधान, इस प्रियम्बल के बारे में अलग अलग राय रखी है, तो पता होना चाहिए। एन.ए. पालकी वाला जी है, इन्होंने बोला है प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के बारे में अगर किसी को जानना है, भारत के संविधान के बारे में किसी को जानना है, तो ही मस्ट हैव टू रीड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अंडरस्टैंड द बेसिक थीम, बेसिक आइडिया बिहाइंड द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडेंटिटी यानी पहचान पत्र, मतलब जिस प्रकार एक व्यक्ति का पहचान पत्र होता है, जो उसके बारे में नाम, उसके पिता का नाम बताता है और उस किस रीजन से, इस प्रकार से प्रियम्बल जो है, इसका प्रियम्बल बताता है कि भारत में सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगा, नेचर कैसा होगा कंट्री का, और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे गवर्नमेंट के, ये सब कौन शोकेस करता है? आइडेंटिटी, ये प्रियम्बल करता है। सेकंड व्यक्ति के एम मुंशी जी, ये सब कौन थे? ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के मेंबर थे। तो प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी के एम मुंशी जी का कहना था कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य का क्या है? कुंडली है, हॉरोस्कोप है। ठीक है। तीसरे व्यक्ति हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव जी, इन्होंने बोला है प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस स्टोन। ठीक है, मोस्ट प्रीशियस पार्ट है ये, मोस्ट प्रीशियस पार्ट यानी संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, भाग है। द सोल यानी आत्मा संविधान की, और की टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की कुंजी किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। इन्होंने एक और बात बोली है, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये संविधान का रत्न जड़ित रत्न है। ये सारी बात किसने बोली? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। तो के एम मुंशी जी, एन.ए. पालकीवाला जी ने और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए, रिसेंटली द मेजर एटमॉस्फेरिक चर्नकोव एक्सपेरिमेंट मेस ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड एट, यानी आपको बताना है जो मेस ऑब्जर्वेटरी है, ये हाल ही में किस रीजन के अंदर स्टैब्लिश है, इनॉग्रेट की गई है? तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड, फोर्थ है लद्दाख। तो लद्दाख का जो हैनले है वहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, विच इज लद्दाख, और स्पेसिफिकली लद्दाख के अंदर, हैनले के अंदर होगा। देखिए इस प्रकार का ये हमारा ऑब्जर्वेटरी जो कि क्या करेगा, इसका काम है सॉरी, इसका बेसिक काम है टू स्टडी द हाई एनर्जी गामा रेज, जो उच्च ऊर्जा की गामा रेज आती है उनको स्टडी करना, और टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स, यानी ब्रह्मांड में होने वाली अलग अलग इवेंट्स हैं उनको भी क्या करना, ऑब्जर्व करना, साथ ही साथ कॉस्मिक रे रिसर्च को भी प्रमोट करेगा। ये हमारा मैस ऑब्जर्वेटरी जो कहां पर स्थित है, ये हाल ही में स्टेब्लिश किया गया है लद्दाख के हिलने के अंदर। अगर हम इसकी बात करें मैच की, तो इट इज द लार्जेस्ट इमेजिंग चर्नकोव टेलीस्कोप व्हिच इज लोकेटेड इन एशिया, यानी भारत की अगर लद्दाख की बात करें तो जो मैस ऑब्जर्वेटरी हमने बनाई है लद्दाख के हिलने में, ये एशिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी होगी, सबसे बड़ा चर्नकोव टेलीस्कोप होगा। अब ये किस एल्टीट्यूड पर है, तो ध्यान रखिएगा लगभग 4300 मीटर की हाइट पर हमने इसे एस्टैब्लिश किया है, और ये विश्व के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित पहला एकमात्र अपने आप का एक ऑब्जर्वेटरी है। सेकंड हम बात करें बनाया किसने, तो इसे बनाया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के द्वारा, और इसमें किसकी हेल्प ली है, इसमें ली हमने ECIL और अलग अलग इंडियन इंडस्ट्री की। ECIL क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। एक व्यक्ति का नाम आप कई बार पढ़ चुके हैं, एक दो बार पहले पढ़ चुके हैं, फिर न्यूज में है, ये है हमारे अजीत कुमार मोहंती जी। कौन है? मिस डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। ये कौन है? ये हमारे चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ सेक्रेटरी किसके हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव हैं। कौन है?
डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जी, ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, नेशनल पोस्टल डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच डेट? तो 11 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, चार ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 10 अक्टूबर। क्लियर? वर्ल्ड पोस्ट डे तो मनाते हैं 9 अक्टूबर को, और हम मनाते हैं पोस्टल वीक मनाते हैं, ये मनाते हैं 9 से लेकर के 15 अक्टूबर तक, ये मनाते हैं पोस्टल वीक एंड डाक सप्ताह मनाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये शोकेस करता है कि किस प्रकार से किसी कंट्री के अंदर जो पोस्टल सर्विसेज यानी डाक सेवाएं हैं कितना महत्वपूर्ण होती है किसी एक रीजन से दूसरे रीजन तक अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, या अलग अलग कमोडिटीज या गुड्स हमारे उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के अंदर, जो कि लोगों को जोड़ती है, बिजनेस को भी हेल्प करती है। बिल्कुल, अगर आप किसी व्यक्ति ने कुछ कोरियर ऑर्डर किया है तो वो भेजेगा तो किससे भेजेगा? पोस्टल ऑर्डर से, पोस्टल सर्विस से भेजेगा, तो उसको भी एडवांटेज मिलेगा। इसकी थीम क्या है इस साल की? कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन नेशन बिल्डिंग, यानी डाक सेवाओं का भारत के राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है, क्या उनका किरदार है, वो बताता है इस साल की थीम। राइट? अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो देखिए भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 के अंदर पोस्टल डिपार्टमेंट या पोस्टल सर्विस की स्थापना की गई थी। एक स्ट्रक्चर्ड पोस्टल सिस्टम है, इसकी शुरुआत होती है बाय द एक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। तब किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए आप सभी जानते हैं, अगर आपने कई बार अगर अपना एड्रेस लिखा होगा तो पिन नंबर लिखते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है? हमारा 6 अंकों का कोड होता है। कितने अंक का? 6 अंकों का। इसकी शुरुआत की थी भारत सरकार ने 15 अगस्त 1972 के अंदर। तो जो पिन हमारा पिन नंबर जिसे बोलते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये 6 अंकों का कोड है, जिसमें कि इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1972 को। अच्छा, एक टर्म है फिलेटली। फिलेटली क्या होता है? द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ द कॉइन्स, सॉरी पोस्टल हिस्ट्री एज वेल एज दी पोस्टल स्टैम्प, यानी जो भी हमारे पोस्ट के स्टैम्प होते हैं, अलग अलग पोस्टल स्टैम्प होते हैं, उनकी स्टडी करना और उनका इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, ये क्या कहलाता है? फिलेटली कहलाता है। इसी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की है। क्या की है? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रिपेयर होता है कि दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध किससे? क्या मैटरनिटी रिलीफ से है, क्या पॉक्सो एक्ट से संबंधित है, या किसी और से? तो ध्यान रखिएगा, ये है हमारा फिलेटलिस्ट है, यानी जो पोस्टल स्टैम्प होते हैं, जो व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें कहते हैं फिलेटलिस्ट कहते हैं। और इसी को प्रमोट करने के लिए, जिसका पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी, यानी जो व्यक्ति पोस्टल स्टैम्प को इकट्ठा करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं एज ए हॉबी, उसको प्रमोट करने के लिए हमने लॉन्च की दीनदयाल स्पर्श योजना। ये कब हुई थी? इन द ईयर 2000। ईयर तो चलो मेंशन नहीं इसके अंदर, तो आप 18 है, 2018 के अंदर हुआ है। ठीक है? और किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी दूर संचार मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिससे क्या हो, बच्चों के अंदर इसका इस तरह का इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल पोस्ट, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है इसका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी बात हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये वैश्विक संस्था है जिसके द्वारा ही पोस्टल सर्विस को प्रमोट किया गया था पहली बार। तो स्थापना होती अक्टूबर 9 1874 को। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थापना होती है। इसीलिए हम क्या मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल पोस्टल डे, जो कि भारत के अंदर मनाते हैं। इसमें कुल 192 मेंबर कंट्रीज हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मॉडर्न पोस्टल कॉर्पोरेशन है, इसको प्रमोट करना, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन डेवलप करना, जिससे क्या हो, अलग अलग कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर पाए टू स्टैंडर्डाइज द इंटरनेशनल पोस्टल रेगुलेशंस। ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीमा रिंजी शेरपा। देखिए नीमा रिंजी शेरपा है, ये हाल ही में न्यूज में रहे हैं। आपको बताना है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से। ठीक है? ये इनका जो कंट्री, इनकी कंट्री तो नेपाल है। अगर आप थोड़ा भी याद रख पाए, थोड़ा भी आप लिंक कर पाए, तो एक शेरपा होती समिट हमारी। ठीक है? शेरपा कौन होते हैं? जो होते हैं पर्वतारोही होते हैं। नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर क्या मेनली होते हैं? शेरपा करते हैं, जो कि माउंटेनियर्स को हेल्प करते हैं ऊपर तक क्लाइंब करने में। अगर थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाएं, इसका आंसर ढूंढ सकते हैं आप। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माउंटेनियरिंग। ये नेपाल के और विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने की 14 ऐसे 8000 मीटर से हाइट के अधिक, यानी 8000 मीटर से अधिक हाइट के 14 माउंटेन्स को सक्सेसफुली समिट किया है। क्लियर? तो नेपाल्स नीमा रिंजी शेरपा has become the first person of the world
to achieve or to successfully summit the 14 mountains more than with having more than 8,000 मीटर, जिसमें कि हिमालय के सारे लगभग बड़ी बड़ी चोटियां आ जाएगी। तो रिसेंटली क्या हुआ, इन्होंने माउंट शिशपांगमा शिशपांगमा जो कि चाइना के अंदर लोकेटेड है, इसको सबमिट करते, इसको ही चढ़ाई करते हुए इन्होंने इसके बाद ये अचीवमेंट हासिल किया है। ठीक है, ये कुछ नाम लिखे आपके सामने, वर्ल्ड 14 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं जिनकी हाइट कितनी 8,000 मीटर से अधिक है, ये आप नाम देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर जो नेपाल के अंदर है। माउंट केटू पाकिस्तान के अंदर, माउंट कंचनजंगा जो नेपाल में है। नेपाल में देखिए कितने समिट्स हैं, कितने पीक्स हैं, कंटिन्यूअस पीक्स हैं। क्लियर, तो नेपाल में एवरेस्ट है, नेपाल में कंचनजंगा, लोथसे नेपाल के अंदर, मकालू नेपाल में, चोओयू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, मनासलू नेपाल में, नंगा पर्वत जो कि पाकिस्तान के अंदर है रिसेंट अभी, और अन्नपूर्णा वन जो नेपाल में है, गशब्रम जो कि गशब्रम 1 और गशब्रम 2 कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। ब्रॉड पीक हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर। फिर ये कुछ हाईएस्ट पीक है जो कि मोर देन 8,000 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है और इसको नीमा रेंजी शेरपा के द्वारा हाल ही में सबमिट किया गया। नेक्स्ट हो जाती है 44th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी आसियान देशों की 44वीं मीटिंग हाल ही में किस देश के अंदर आयोजित हुई है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का 44वां शिखर सम्मेलन किस देश के अंदर आयोजित हुआ है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और मलेशिया। तो राइट आंसर विल बी दी लाओस। लाओस के अंदर हाल ही के अंदर मीटिंग हुई है, 44th आसियान मीटिंग। क्लियर, यहाँ से 3 न्यूज निकल कर आएगी हमारे सामने, एक आएगी ईस्ट एशिया समिट के बारे में, एक आएगी आसियान इंडिया समिट के बारे में, और एक आएगी 44th आसियान समिट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, आसियान की समिट तो कितने नंबर की है? 44th आसियान समिट। ये कंफ्यूज मत होना इन सभी समिट से, ठीक है। और 21st है आसियान इंडिया समिट, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो पार्टिसिपेट करने। 19th है, 19वीं है ईस्ट एशिया समिट। तो जिस किसी को भी डाउट हो वो यहाँ से दूर कर लेना कि 44th समिट तो आसियान की है, 21st आसियान इंडिया की, और ईस्ट एशिया समिट की है 19वां संस्करण कहाँ हुआ है? लाओस के अंदर। ठीक है, अगर थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें कि आसियान कब बना था, तो देखिए आसियान की स्थापना होती है इन ईयर 1967। पर्टिकुलरली कब डेट थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक के अंदर, थ्रू दी बैंकॉक डिक्लेरेशन या आसियान डिक्लेरेशन। कहाँ? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ देश मिलते हैं और एक मीटिंग करते हैं जिसमें मुख्य रूप से कौन से मुख्य देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। कुछ डिस्प्यूट लेकर, कुछ डिस्प्यूट था यहाँ पर, उसको सोल्व करने के लिए मीटिंग होती है, उस समय बनता है आसियान या आसियान ग्रुप में बनती है थ्रू दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। राइट, अच्छा इसका एम क्या है? इसका मोटो है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। मतलब एक लक्ष्य, एक पहचान और एक समुदाय। ये किसका लक्ष्य है? यह है आसियान का। आसियान का थीम सॉन्ग की बात करें तो इसका मतलब इसका है द आसियान वे। इसका थीम सॉन्ग क्या है? आसियान वे। क्लियर, इसका सचिवालय कहाँ पर है? इसका सेक्रेटरी है इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर। कहाँ पर है? जकार्ता इन दी इंडोनेशिया। अगर कुछ दो फैक्ट की बात करें पर्टिकुलरली, तो देखिए आसियान देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता साइन किया था 1992 के अंदर। एफटीई क्या होता है? एफटीई प्रोवाइड्स द सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटीज है, किसी प्रकार की कस्टम ड्यूटी नहीं होती। मान लीजिए 10 देश हैं, अगर 10 देश आपस में व्यापार करते हैं, किसी प्रकार का आयात शुल्क उस पर नहीं लगाया जाएगा टू डिग्रेड दी इंपोर्टर्स। क्लियर, एक आसियान चार्टर आता है, ये आता है वर्ष 2008 के अंदर। जब भी किसी ग्रुप के द्वारा चार्टर लाया जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में ब्रिक्स कंट्री ने लाया था चार्टर, उसमें क्या होता है? चार्टर आने के बाद क्या होता है? इनकी पर्टिकुलर गाइडलाइन बन जाती है। साथ ही साथ वो किसी और संस्था से, जैसे यूएन है, उसके अंदर मेंबरशिप ले सकता है। अलग अलग ग्रुपिंग के साथ ट्रेड ब्लॉक, जो ट्रेड संबंध है, उनको स्थापित कर सकता है। तो इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क, यानी अब ये क्या बन चुका है 2008 के अंदर? एक लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्या होता है? जिस प्रकार से एक व्यक्ति के खिलाफ केस चला सकते हैं अगर किसी ग्रुप के द्वारा चार्टर अडॉप्ट कर लिया जाए, मतलब क्या है? वो लीगल एंटिटी बन चुका है।
एक विधिक निकाय बन चुका है, उस पर भी केस चलाए जा सकते हैं। क्लियर? इसे बोलते हैं लीगल एंटिटी। अगर हम बात करें हम इंडिया के लिंक आचरण के साथ किस प्रकार है, तो देखिए भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसे बदलकर हमने कर दिया था 2014 के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कब किया था? 2014 में किया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसी का सेंट्रल पार्ट क्या हमारा आसियान देश है। ठीक है, भारत जो है आसियान प्लस 6 ग्रुपिंग का हिस्सा है। आसियान प्लस 6 देश है उसका भारत हिस्सा, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? आसियान के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत, चीन, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया 6 देश ऐसे हैं जो कि आसियान प्लस 6 ग्रुपिंग के अंदर आते हैं। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या भारत आसियान प्लस 6 ग्रुपिंग के अंदर? बिल्कुल है, और उसमें चीन भी है, ध्यान रखिएगा आप। अभी क्या होता है देखिए 2010 के अंदर 1992 के अंदर क्या एफटीए साइन होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और 2010 के अंदर भारत साइन करता है इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर? 1992 के अंदर तो आसियान के देशों ने किया था, 1992 के अंदर, 2010 के अंदर भारत ने साइन कर लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद दी आसियान ग्रुप्स। क्लियर? अब हम थोड़ी बात करते हैं किसकी, जो भी रिसेंटली समिट हुआ। ये समिट हुआ था ईस्ट एशिया समिट। ये इसकी शुरुआत होती है 2005 के अंदर, तभी तो ये कितना होएगा 90th समिट होएगा, यानी 19वां समिट हुआ है हाल ही में लाओस के वियंतियन के अंदर। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है? तो आसियान कंट्रीज हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वही साउथ कोरिया है। ये मतलब क्या हुआ? आसियान प्लस 6। किस कंट्री, किन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है? तो ये देखिए आसियान प्लस छह कंट्री के अंदर भारत भी है। आपने बात कर चुके हैं कि 19th ईस्ट एशिया समिट हुआ है हाल ही में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमिटमेंट किया, मतलब अपने व्यू शेयर किए हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर क्या फ्री और ओपन ट्रेड होना चाहिए, किसी कंट्री पर हमें वो दबाव नहीं बनाना चाहिए, और ओपन और प्रोस्परस इंडो पैसिफिक रीजन की इन्होंने बात की है। अब इस मीटिंग किसमें क्या होती है? ये मीटिंग होती है ना ईस्ट एशिया समिट, इसमें क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष पार्टिसिपेट करते हैं, और यह हर साल होती है। इट कन्वेंड एनुअली विद द मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स। क्लियर? ये तो बात की हमने किसकी? ईस्ट एशिया समिट की। इसके अलॉन्ग साइड हुआ है 21st आसियान इंडिया समिट। भाई हमने क्या किया, जो आसियान देश के साथ ग्रुपिंग की है, एक तो हमने की ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में क्या हुआ? पूर्वी एशिया सम्मेलन में क्या हुआ? भारत सहित 6 देश है और एक तरफ आसियान है, 16 देशों ने भाग लिया। वही हम बात करें इंडिया आसियान की, मतलब 10 देश तो आसियान के, एक भारत। ये मीटिंग हमारी है 21वीं मीटिंग है। ये कहाँ हुई है? लाओस के अंदर, वियंतियन के अंदर। और हमने जोर दिया है कि हम भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके तहत हम इस संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राइट? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कि भारत का जो 10 वर्षों में आसियान देशों के साथ ट्रेड है वो कितना हो चुका है बढ़कर? 130 बिलियन यूएस डॉलर। कितना हुआ है? 130 बिलियन यूएस डॉलर। और आसियान सदस्य देश है ना, ये भारत के सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। साथ ही साथ भारत के द्वारा डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश कर दी गई है 7 आसियान देशों के बारे में। आसियान देश कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये कुछ 10 देश हैं जो किसमें आते हैं? ब्रुनेई भी इसके अंदर 10 देश है हमारे जो कि आसियान कंट्रीज है। उनके उसमें से 7 देशों के अंदर भारत के द्वारा डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश कर दी गई है। भारत का आसियान के साथ 130 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड एनुअल ट्रेड है। क्लियर? ये सारी बात हमने कल डिटेल के अंदर आसियान और भारत के बारे में। अब आपसे पूछा गया है प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज नॉट अ नॉमिनेटेड मेंबर। देखिए आपसे पूछा गया है वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य ऐसे हैं जो कि वर्तमान में नामित नहीं किए गए। होता क्या है देखिए, सेक्शन 45ZB, सेक्शन 45ZB ये वो सेक्शन है आरबीआई एक्ट का जिसको 2016 के अंदर क्या होता है? आरबीआई एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट होता है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में होता है एक संशोधन, वो होता है सेक्शन 45ZB। इसके अंदर क्या होता है? ये ऑथराइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू एस्टैब्लिश अ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन अ कंट्री व्हिच विल हैव 6 मेंबर, 3 आर
nominated by the government of India and three will be from the Reserve Bank of India। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं आरबीआई गवर्नर, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, यानी मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। आरबीआई गवर्नर होते हैं, इसके अंदर एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और एक आरबीआई के बोर्ड से आते हैं, ठीक है। 3 सदस्य कहां से आते हैं? आरबीआई से, और 3 आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो करती है सरकार नॉमिनेट। इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 ईयर का, 4 ईयर टर्म रहेगा। तो अभी आपसे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य ऐसे हैं जिनको हाल ही में नॉमिनेट नहीं किया गया? हुआ क्या है, 4 अक्टूबर को 3 मेंबर थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो राइट आंसर इसका होगा आशिमा गोयल। ये पहले थी इसकी मेंबर, अब इसकी मेंबर नहीं रही है। तो वर्तमान में कौन कौन है? राम सिंह जी, सौगत भट्टाचार्य, नागेश कुमार। 3 नाम याद रखेगा, आपसे पूछने की संभावना रहेगी कि राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य, नागेश कुमार का संबंध किससे है? इनका संबंध है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको दे दी गई है कि 2016 के अंदर आरबीआई एक्ट में संशोधन होता है। सेक्शन 45ZB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑथराइज करता है टू एस्टैब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू रिव्यू द इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री in the bracket of 2 to 6%, means 4 plus minus 2%. Or it has 6 member. RBI governor is the chairperson of the committee. 2 members are drawn from the RBI as well, including the deputy governor of the RBI. These are the ex officio members, and 3 members are nominated by the government of India for a term of 4 years or further decisions, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि सौगत भट्टाचार्य इकोनॉमिस्ट हैं और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के डायरेक्टर हैं राम सिंह जी, सौगत भट्टाचार्य इकोनॉमिस्ट हमारे, और तीसरे हैं नागेश कुमार जी। इनको अपॉइंट किया गया फॉर दी 4 ईयर टर्म ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इनसे पहले कौन थे? तो जयंत वर्मा थे, आशिमा गोयल थी और शशांक भिड़े, ये 3 व्यक्ति थे जो कि इस कमेटी के सदस्य थे। अगला सवाल आपके लिए, विच इंटरनेशनल एंटिटी हैज एक्सटेंड 500 मिलियन लोन टू द एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। यानी भारत के अंदर जो हरित परियोजना है, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फंड करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय निकाय के द्वारा $500 मिलियन का ऋण दिया जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा इसका वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है ये देगा, ना तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक भी नहीं देगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इन द ईयर 1966। हम पढ़ चुके हैं कि दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। ये नहीं है। IMF इसने भी नहीं किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये कब हुआ था? 2016 के अंदर, चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी क्या है? राइट आंसर नहीं है इसका। राइट आंसर विल बी दी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या? IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग आर्म है, यानी जो भी प्राइवेट निजी कंपनियां होती, निजी संस्थान होते हैं, उनको लैंडिंग करने काम कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्लियर? और इसने बोला है कि हम एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया को देंगे $500 मिलियन का, लगभग 4200 करोड़ का फंड अलोकेट करेंगे, लोन देंगे टू हेल्प और डेवलप अ ब्लू फाइनेंस मार्केट, यानी हम बात करेंगे इसके बारे में, और फाइनेंसिंग द ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। क्लियर? तो विश्व का देखा जाए तो भारत के अंदर पहला IFC का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पहला ब्लू इन्वेस्टमेंट है। ये ब्लू इन्वेस्टमेंट कह लो या ब्लू लोन कह लो, ये आगे पढ़ते हैं अगले स्लाइड्स में क्या होता है ब्लू लोन। दूसरा है कि द फर्स्ट ब्लू ट्रांजैक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, यानी एक्सिस बैंक तो भारत का पहला संस्था है और IFC भारत के अंदर करने वाला पहला एक एंटिटी है, पहला बॉडी है जो कि ब्लू फाइनेंसिंग, ब्लू इन्वेस्टमेंट या ब्लू लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें ब्लू लोन्स की, ये क्या होते हैं देखिए, ऐसा नाम से पता पड़ जाएगा आपको। तो दीज आर दी फंडिंग इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू सपोर्ट दी इन्वेस्टमेंट सच एज वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी इसका संबंध किससे होगा? जल से। ब्लू का क्या सिंबलाइज कर रहा है? इट सिंबलाइज दी वाटर। तो मतलब जल और अपशिष्ट जल के प्रबंधन को लेकर इन्वेस्टमेंट कर रही कंपनी, उसमें उसको फंडिंग देगा कौन? एक्सिस बैंक देगा। सेकंड है रिडक्शन ऑफ मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी समुद्र में जो अलग अलग प्लास्टिक पोल्यूशन होते हैं उसको दूर करने का काम कौन करेगा? उसमें उसको दूर करने की जो फंडिंग करते हैं उसे बोलते हैं ब्लू लोन्स। मतलब क्या है? IFC ने ब्लू लोन लैंडिंग की किसको? IFC ने लोन किया है एक्सिस बैंक को, और एक्सिस बैंक लोन करेगा उन कंपनीज को जो कि इस सेक्टर में काम करने वाले होंगे, उन्हें कहते हैं ब्लू लोन्स। मतलब वो पैसा जो कि वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट में काम आए। सेकंड, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन को दूर करने में काम हो। तीसरा, रिस्टोरेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, या जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र उसको रिस्टोर करना, जैसे मान लीजिए ब्लीचिंग हो जाए उसको दूर करना, कोरल ब्लीच हो जाए उसको दूर करना। नेक्स्ट है सस्टेनेबल शिपिंग, यानी टिकाऊ
शिपिंग करना, उसके अंदर काम करेगा। इको फ्रेंडली टूरिज्म को डेवलप करने में, या फिर ऑफ शोर रीन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने में जो भी लोन फंडिंग कंपनी काम लेगी उसे कहते हैं ब्लू लोन्स। अगला सवाल है विच इंडियन सिटी विल होस्ट वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप इन 2024, यानी भारत का कौन सा शहर जो है पहली बार विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो देखिए ये सिटी है महाराष्ट्र की मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। किस सिटी में, तो मुंबई के अंदर होने वाला है। पिकल बॉल के काइंड ऑफ मिक्स गेम है जिसमें कि बॉल देखने को मिलती है, रैकेट देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी आपके लिए काम की नहीं, बस एक गेम है पिकल बॉल, जो हाल ही के अंदर कब होगा, भारत के अंदर होगा फ्रॉम नवंबर 12 टू नवंबर 17, 12 से 17 नवंबर को होगा भारत के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय दी ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन AIPA के द्वारा इसका आयोजन होगा फ्रॉम दी 12 टू 17 नवंबर। अब इसमें ये होगा कुल 7 कंट्री से अलग अलग पार्टिसिपेंट भाग लेंगे, वो हम आगे देखते रहेंगे जब न्यूज आएगी। कंट्री के नाम लिखें, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आपके लिए काम की बात यहाँ से अरविंद प्रभु, ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन, यानी AIPA के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरविंद प्रभु हैं। और जो पिकल बॉल ग्लोबल है ना, मतलब वैश्विक स्तर पर ग्लोबली पिकल बॉल का आयोजन किसने शुरू किया था? इसके फाउंडर माने जाते हैं जैन पेपी। कौन माने जाते हैं? जैन पेपी। आप याद रखें तो याद रख लीजिएगा। अगला सवाल आपके लिए विच स्टेट विल होस्ट द 38th नेशनल गेम्स, यानी 38वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो राइट आंसर विल बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 38वें नेशनल गेम्स होंगे और नेशनल विंटर गेम्स भी होने वाले हैं। कब होंगे? अगले साल, इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। उत्तराखंड ऐसा स्टेट होगा जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा फ्रॉम 28 जनवरी टू 14 फरवरी 2025, और नेशनल विंटर गेम भी हैं वो इसके साथ आयोजित होंगे। उत्तराखंड के CM कौन है वर्तमान में? तो मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा कौन है? तो वर्तमान में चेयरपर्सन है PT उषा। क्लियर? PT उषा जी कौन है? हमारी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। और ध्यान रखिएगा इंडियन पैरालंपिक कमेटी, इंडियन पैरा कमेटी कौन है, कौन चेयरपर्सन है? ये है देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, इतना आप रिवाइज कर चुके हैं, पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं इनके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शायद न्यूज है आपके लिए। यस, न्यूज है उस्ताद अब्दुल्ला खान फेस्टिवल। अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद अब्दुल्ला खान फेस्टिवल कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर गांव में, मेहर प्लेस पर हुआ। कहां पर हुआ है? मेहर, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। 3 दिन का फेस्टिवल था। और ये क्या है? ये हमारे सरोद प्लेयर है। एक सरोद क्या है? एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो बजाते हैं ये, और इन्हीं की याद में 50th हुआ, ये 50वां उस्ताद अब्दुल्ला खान फेस्टिवल हुआ है। कहां पर? मध्य प्रदेश के मेहर के अंदर 3 दिन का फेस्टिवल था, जो शोकेस करता है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ठीक है, जो मेहर घराना था उससे बिलोंग करते हैं ये। और इसे इसका आयोजन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश का कल्चरल डिपार्टमेंट, संस्कृति विभाग है, उसके द्वारा उस्ताद अब्दुल्ला खान म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी के द्वारा और मेहर जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है आपके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी गर्ल चाइल्ड से संबंधित अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो देखिए ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं अक्टूबर 11 को, यानी 11 अक्टूबर को हर साल हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। और इसको कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 19 2011 को होती है बाय द UN जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा को लगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिन मनाना चाहिए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बालिकाएं हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनके बर्थ को, उनके सिक्योरिटी को और उनके ओवरऑल और होलसम वेलकम को इंश्योर कर पाए, प्रमोट करें। इसलिए हमने 2011 के अंदर इसकी शुरुआत की है और ये हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को। इस साल की थीम क्या है? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर इस साल की थीम है। ठीक है, ये क्या शोकेस करता है? इट शोज दैट गर्ल्स डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस रिमेन होपफुल एंड डिटरमाइंड टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। यानी महिलाओं को, यानी लड़कियों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो इतनी होपफुल हैं, इतनी आशावादी हैं कि वो अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सक्षम है। ये कौन बताता है? ये इस साल की थीम शोकेस करती है, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, यानी लड़कियों का, बालिकाओं का भविष्य के लिए क्या दृष्टिकोण है, ये शोकेस करता है थीम के माध्यम से। ठीक है, शुरुआत कब होती? देखिए पहले हम इतना जागरूक नहीं थे, लेकिन 1995 के अंदर बीजिंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, महिलाओं पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। और वहीं पर क्या होता है, ये इनिशिएटिव ले जाता है कि अब हम जो है महिलाओं के अधिकारों की, उनके होलसम और होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। और वहीं से शुरुआत होती है इसकी
फॉर द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, वाई वी आर एडवोकेटिंग फॉर द गर्ल्स राइट्स, कि महिला बालिकाओं के अधिकारों की बात हम क्यों कर रहे हैं, कुछ फैक्ट हमारे सामने है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1 in 5 यानी 20% जो है 20% यंग वुमेन एज्ड बिटवीन 20 to 24 वर मैरिड एज चिल्ड्रन, यानी 20 से 24 वर्ष की बालिकाओं में से 20% जो है बालिकाओं की यानी चाइल्ड लैंग्वेज यानी बाल विवाह होता है। नेक्स्ट है नियरली 1 in 4 मैरिड और पार्टनर्ड एडोलसेंट गर्ल्स हैव एक्सपीरियंस फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस, यानी 25% ऐसी महिलाएं हैं जिन जो शादीशुदा हैं या पार्टनर है उनके साथ कहीं ना कहीं फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो। तो कहीं ना कहीं ये फिगर क्या शोकेस करते हैं कि हमें उनके अधिकारों को इंश्योर करना होगा, उसी को ध्यान रखते हुए हमने इसको एडवोकेट किया फॉर दी इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। ग्लोबली 75% ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शंस अमंग एडोलसेंट अकर्स इन गर्ल्स, यानी HIV के नए केस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, 75% केसेस देखने को मिलते हैं एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर। 1 in 3 adolescent girls suffer from anemia, a form of malnutrition। एनीमिया के अंदर क्या होता है, खून की शरीर में कमी हो जाती है। तो मतलब 33% जो महिलाएं हैं उसमें से क्या होता है, जो एडोलसेंट महिलाएं नहीं एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनमें ये सारी बात करें एडोलसेंट गर्ल्स की, तो उनमें क्या होता है 33% एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर एनीमिक पेशेंट होती है और 75% जो है ना नए HIV इन्फेक्शन है वो होते हैं एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर। और 25 एडोलसेंट गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने 25% गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके साथ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस कभी ना कभी अब्यूज हुआ है। नेक्स्ट है almost twice as many adolescent girls as boys are not in any form of education, employment or training, यानी जितनी संख्या में हमारे पास बॉयज हैं, ठीक है यंग बॉयज हैं, अगर उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही है, कोई रोजगार एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो उससे 2 गुनी मात्रा किसकी, उन लड़कियों की जो उस एज ग्रुप के अंदर बिलोंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात भी हमारे लिए है ये। नेक्स्ट न्यूज आती है सैड डिमाइस हुआ है डॉक्टर पी वेणुगोपा। डॉक्टर पी वेणुगोपा कौन है, इनको 1998 के अंदर मिला था पद्म भूषण अवार्ड फॉर दी सर्जरी। क्या है ये, भारत के कार्डियक सर्जन है। He was the former cardiac surgeon of the AIIMS and he conducted the India's first heart transplant। भारत के अंदर पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, तो ये किया था पनांगीपल्ली वेणुगोपा या पी वेणुगोपा के द्वारा, और एम्स के रह चुके हैं फॉर्मर डायरेक्टर। हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरीज भी करने का रिकॉर्ड बनाया है। और 2023 में किताब आती मेमोर्स, यानी इनका मरण आता है वो है, उसका नाम है, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ पत्नी है उनके साथ मिलकर लिखा है हार्ट फेल्ट नाम से बुक लिखी है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स से, राफेल नडाल ने स्पेनी खिलाड़ी इन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट लूंगा आफ्टर दी टूर्नामेंट जिसका नाम है डेविस कप। अगर ये डेविस कप के फाइनल तक पहुंच जाते हैं उसके बाद ये लेंगे रिटायरमेंट। और ये कहां से बिलोंग, ये कहां होगा, ये मलागा के अंदर होगा। इनके पास रिकॉर्ड क्या है, तो 22 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है और 14 बार इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन टाइटल। क्या जीता है, 14 फ्रेंच ओपन टाइटल। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम दी कंट्री ऑफ स्पेन, राइट। नेक्स्ट न्यूज आती है 28th मालाबार एक्सरसाइज। देखिए आप सभी जानते हैं जो मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास है किसके बीच में होता है, व्हाट कंट्री के बीच में होता है। शुरुआत होती है 1992 के अंदर बिटवीन दी नेवल फोर्सेस ऑफ द इंडिया एंड यूएसए, और ये कहां होती है, मालाबार कोस्ट के तट पर। और अभी हाल ही में क्या हुआ था, 4th इन पर्सन और 6th ओवरऑल क्वाड ग्रुपिंग की मीटिंग कहां होती है, यूएस के डेलावेयर के वेलिंगटन में, जहां से बिलोंग करते हैं जो बिडेन। और अभी क्या हुआ है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, विशाखापट्टनम के अंदर 8 से लेकर 18 अक्टूबर तक मालाबार एक्सरसाइज होने का बात कही गई है। 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ये आपके लिए आज की स्लाइड्स अंतिम स्लाइड है। आपसे 3 सवाल पूछे गए, इनका आंसर अपने एंड पे ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। पहला है 8th इप्सा मैरीटाइम एक्सरसाइज इन विच कंट्री, यानी 8वां इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका में पढ़ चुके हैं। ये ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है, ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है 3 देशों का, कि इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका हैं और तीन मेंबर कंट्री हैं। आपको बताना है इसका मैरीटाइम या इप्सामार, इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है इसका, ठीक है, ये कहां पर हो रहा है। नेक्स्ट है आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक की क्या विकास, क्या डेवलपमेंट किस ने किया है, जैसे कि मान लीजिए मजगांव डॉक शिपयार्ड है या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, किसके द्वारा किया गया है।
अगला सवाल है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ओरल कैंसर केसेस आर फाउंड इन विच कंट्री इन दी साउथ एशिया। यानी स्मोकलेस टोबैको, यानी जो आप खाते हैं ना, आप क्या खाते हैं, मतलब जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, इसे बोलते हैं अरेका नट बोलते हैं, बिटल नट कहते हैं, उससे कंजम्पशन करते हुए जो ओरल कैंसर होता है उसके सर्वाधिक केस इस एशियन रीजन यानी दक्षिण एशिया के अंदर किस कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। थोड़ा आइडिया मिल गया होगा आपको, क्या बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, आप बताइएगा इसको, कि जहां पर आपको ज्यादा तंबाकू का यूज करते हुए लोग मिल जाए, मतलब वही कंट्री है। अब देख लीजिए अपने हिसाब से कि ये किसका अचीवमेंट है ये, राइट। देखिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं और कल मिलते हैं अगले अगले स्लाइड के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, अगले कंटेंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। और वी विल ट्राई टू डिस्कस दी नोबेल प्राइजेस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल। सो बी कॉन्फिडेंट एंड वर्क एट योर एंड। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।